बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एग्ज़ाम की तैयारी दिल लगा के कीजिए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट को ही लोग देखता है गौर से, उसके बाद आप कितना अच्छा पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, जी मेन में, नीट में या पार्ट 1 में फेल भी हो जाते तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैट्रिक इंटर में आप फेल होते हैं तो पूरा रिलेशन में नाम चला जाता है कि 2 साल कोचिंग किया, पढ़ाई नहीं किया, दिल लगा के फेल कर गया। तो बहुत बुराई होता है रे, इसलिए पढ़ लो थोड़ा सा। और आपको हम बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं मैग्नेट का, इसमें से 4 में से 2 क्वेश्चन आउट है रे, आउट है, सही बोल रहे हैं, आउट है। जिसमें आउट में आपको क्या क्या है बता देते हैं, जैसे कि डाया पारा फिर देखोगे पूछा हुआ है, लेंज लॉ, बाप रे दोनों आउट क्वेश्चन है रे, खाली समझ लो, 2 मिनट में समझ जाओगे। मैं अरविंद अलवेला फिजिक्स क्लास से आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो डालते आ रहा हूँ बोर्ड मॉडल का, और मैग्नेट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बताने जा रहा हूँ। मतलब अभी आपको हम क्या बता रहे हैं, मैग्नेट का शॉर्ट क्वेश्चन। और सिर्फ यहाँ पर देखिए, आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड अभी तक नहीं पूछा, लेकिन मेरा गेस है कि हो सकता है पूछ दे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो इट इज एन इक्विपमेंट, यह एक इक्विपमेंट है which is used to produce a small magnetic field, मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, वैसे इंस्ट्रूमेंट को सोलेनॉइड कहते हैं। जैसे अभी हम इधर हैं तो उधर आप छाप सकते हैं अच्छे से, वीडियो को रोक के, कि इट इज़ एन इक्विपमेंट। वीडियो देखने का तरीका देखिए, पहले कॉपी कलम रखिए, सामने मोबाइल रखिए, आवाज़ शांत से फ़ोन ठूस लीजिए और आराम से वीडियो को रोक के अच्छे समझ के पढ़िए, जैसे क्लास का फील आएगा आपको। तो आपको हम बता देते हैं कि इट इज़ एन इक्विपमेंट, यह क्या एक इक्विपमेंट है, मतलब यंत्र का एक छोटा सा पार्ट होता है ना, उसे इक्विपमेंट कहा जाता है। व्हिच इज यूज टू प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है, व्हिच मतलब जो, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करता है। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मतलब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहे, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। ये 0.1, 0.2, 0.3, 5-10 टेस्ला नहीं, बहुत मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मतलब माइनस में उत्पन्न करता है। और ये म्यू नेट का वैल्यू है जो इन कॉन्स्टेंट होता है 4 पाई इंटू 10, यहाँ भी माइनस पावर में -7 टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। टेस्ला आया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मीटर आया लेंथ के लिए, और ये एम्पियर आया करंट के लिए। सोलेनॉइड इज ऑल्सो यूज, सोलेनॉइड का अचार थोड़े बनाएंगे रे, सोलेनॉइड कोई वस्तु थोड़े है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका कहीं यूज करना है ना, तो इसका इस्तेमाल टेलीविज़न और रेडियो में किया जाता है। आवाज़ तुम नहीं बढ़ाते हो, टू 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 टू, कभी कम करते हो कभी ज़्यादा, मोबाइल समझे तो आवाज़ बढ़ा कर देते हो, कम कर देते हो, कलर चेंज कर देते हो, सब सोलेनॉइड के कारण होता है। तो सोलेनॉइड एक इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल रेडियो और टेलीविज़न में किया जाता है। तुझको ना देखूँ तो जी घबराता है, और सोलेनॉइड नहीं रहेगा तो आवाज़ें नहीं बढ़ता है, मतलब ये सोलेनॉइड बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए अब बी है, यहाँ पर टेलीविज़न में बी का हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया म्यू नोट एन आई। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नोट एन आई होता है। तो म्यू नोट हो गया मैग्नेटिक परमिटिविटी, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न, आई हो गया करंट। तो ये आपको सोलेनॉइड अच्छे समझ में आ गया, बिना बोर्ड देखे हुए, बिना लिखे हुए भी आप समझ जाइए कि सोलेनॉइड एक इक्विपमेंट है जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। जो इंस्ट्रूमेंट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है उसी को सोलेनॉइड कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल टेलीविज़न और रेडियो में किया जाता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होता है और उसका वैल्यू होता है बी बराबर म्यू नोट एन आई। चलिए अब सोलेनॉइड हो गए। अब हम बात करते हैं लेंज लॉ का। देखिए ध्यान दीजिए, लेंज लॉ बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड को नया क्वेश्चन सेट करने में या सेटर को लगता है क्या मर जाएगा, नहीं नाना मर जाएगा कि नानी मर जाएगा, नया क्वेश्चन सेट ही नहीं करता है। पुराने क्वेश्चन 80% घूमता रहता बोर्ड में, सिर्फ आपको 10% और 20% क्वेश्चन नया सेटअप था जो कभी नहीं पूछा हो, बाकी वही सब क्वेश्चन आएगा जो क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन बैंक या कोई भी नोट या कोई भी गेस, कोई भी टीचर का असाइनमेंट, तो ये लेंज लॉ रहेगा ही। देखिए लेंज लॉ क्या होता है, द इंड्यूस ईएमएफ, मतलब इंड्यूस ईएमएफ जो होगा प्रोड्यूस इन कॉइल, जो कॉइल में उत्पन्न करता है, इट प्रोड्यूस इंड्यूस करंट, वह इंड्यूस करंट भी उत्पन्न करता है। और वह इंड्यूस करंट चेंज इन फ्लक्स का विरोध, दैट करंट अपोज ए चेंज इन फ्लक्स, करंट विरोध करता है चेंज इन फ्लक्स का,
ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस, जिस कारण ये उत्पन्न होता है। दैट लॉ इज कॉल्ड लेंज लॉ, उसे क्या कहते हैं? लेंज लॉ कहते हैं। तो लेंज लॉ ऐसे समझिए, जैसे हम हुए तो हम अपने पिताजी का ही विरोध करते हैं, पिताजी का नहीं, बाबा का ही विरोध करते हैं, जिस कारण मेरे बापे उत्पन्न पैदा लिया है। तो यहाँ पर बाप जो हो गया आपको, वो हो गया फ्लक्स, बेटा हो गया ईएमएफ, अब पोता हो गया इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट उत्पन्न ले लिया और बापे का विरोध करता है कि तू मेरे बाप को ही काहे पैदा किया। मतलब चेंज इंड्यूस करंट चेंज इन फ्लक्स का विरोध करता है, उस चेंज इन फ्लक्स का विरोध करता है जिसके कारण वो खुद उत्पन्न हुआ है, और जिसके कारण वो खुद उत्पन्न हुआ उसी फ्लक्स का विरोध करता है। मतलब इंड्यूस करंट उस चेंज इन फ्लक्स का विरोध करता है जिस कारण वो खुद उत्पन्न होता है। इस लॉ को कहते हैं लेंज लॉ। इसको कहते हैं सन अपोजिट द ग्रैंडफादर, जो पोता जो होता है ना, बाबा का ही विरोध करता है कि मेरे अभागे बाप को क्यों नहीं पैदा किया। मतलब यहाँ पर पोता जो हो गया इंड्यूस करंट हो गया, अब बाबा जो हो गया चेंज इन फ्लक्स हो गया। चलिए अब लास्ट है डाया और पारा। मौखिक समझ लीजिए, नमक के पास आप मैग्नेट ले जाते तो टच नहीं करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है। पानी के पास मैग्नेट लाते तो अट्रैक्ट नहीं करता है। इसका मतलब नमक और पानी, मतलब वाटर और NaCl दोनों आपको डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो जिस सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट नहीं करता, मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट नहीं करता है, रिपेल कर देता है, उससे कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, वैसे सब्सटेंस को डायामैग्नेट का। अब सवाल है कि ये नमक, ये पानी, ये कोई कपड़ा, कोई लत्ता, ये सब अट्रैक्ट क्यों नहीं करता मैग्नेट के द्वारा? इसलिए नहीं अट्रैक्ट करता है कि उसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, मैग्नेटाइजेशन का गुण होता है, वो निगेटिव में होता है और स्मॉल होता है। तो जिस सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव और स्मॉल होगा, क्या होगा? निगेटिव और स्मॉल होगा। क्या निगेटिव होगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो जिस मैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव और स्मॉल होगा, उस सब्सटेंस को कहेगा डायामैग्नेट। इसका एग्जांपल में वाटर और NaCl हो जाएगा। ये देख, तो ये लाइन गया तो इसे हट के गया, दूर चला गया, इसके नज़दीक से नहीं आएगा। अब पारा था तो इसको टच कर जाता, थोड़ा सा टच कर जाएगा। पारा बनेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे टच कर देंगे, ये ऐसे कर टच, ये पारा हो जाएगा, थोड़ा सा टच करना, और ये डाया हो गया। तो डाया क्या होगा? मैग्नेट से हट के जाएगा उसका लाइन। अब पारा क्या करेगा? थोड़ा सा टच करेगा। पैरामैग्नेटिक, सच मैग्नेटिक सब्सटेंस देयर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव और स्मॉल, जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हो? पॉजिटिव और स्मॉल हो। दैट सब्सटेंस वीकली अट्रैक्टेड मैग्नेट, ये मैग्नेट वीकली अट्रैक्टेड होगा, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। जैसे एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें मैग्नेट का गुण रहता है। तो जो सब्सटेंस मैग्नेट से वीकली अट्रैक्टेड होता है उसे कहते हैं पारा, जो रिपेल होता है उसे कहते हैं डाया। आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार कि डाया पारा फेरो क्यों, तो दोनों को एक साथ पूछ दिया हुआ है। तो हेडिंग डालेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑन है ना, दिमाग ऑन है ना, तो ध्यान से देखो। लास्ट होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इधर उतार सकता है, उतार सकता है, जब तक इसको हम मिटाते हैं उधर। डाया पारा के बाद क्या होता है? लास्ट फेरोमैग्नेटिक। 3 और बताएंगे, बस खत्म। मैग्नेट का शॉर्ट क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा आपका, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, रे फुल गारंटी है। हेडिंग डालेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, FERRO, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। Such magnetic substance, such magnetic substance, they are magnetic susceptibility positive and large, positive and large, which is strongly attracted by magnet. That substance
इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आयरन निकेल कोबाल्ट। आयरन निकेल कोबाल्ट ये सब स्ट्रॉन्गली अटैच्ड कोबाल्ट, इसी से मैग्नेट बनाया भी जाता है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फैराडे लॉ, बस यही आपका 7 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आ जाएगा मैग्नेट का। समझ रहा है ना, समझिएगा। लेंज लॉ को तो एकदम भूलना ही नहीं है। लॉरेंज फोर्स, द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, वो तो कर, हाँ ये भी इसी में आता है लॉरेंज फोर्स। लिख लिया? नहीं तो ऐसे उठा के लो ना, पूरा उठा के नहीं लेता। फोटो ये खींच लो, नहीं होते लिखने में दिक्कत हो। मोबाइल लिखने आया है, खींच लो। इसके बाद आपका है लास्ट डायाफ्राम के बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस। अल्टरनेटिंग करंट से आता है मैग्नेट में इंडक्टिव रिएक्टेंस। इन पूछा हुआ 2-3 बार, वही बताने जो पूछता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंट देखो बहुत आसान से तरीका से बता दे, तब लिखो पहले। दी रेजिस्टेंस ऑफर बाय इंडक्टर इन एसी सर्किट। किसी भी इंडक्टर के द्वारा एसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस पैदा किया जाता है उसी को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। दी रेजिस्टेंस offered by inductor in AC circuit that is called inductive reactant. It is denoted by XL और XL का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा L। बस SI यूनिट ओम हो जाएगा, SI यूनिट ओम हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस के बाद लास्ट है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंट, दी रेजिस्टेंस ऑफर बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंट, it is denoted by XC। हमारा तो XC का 1/ωc, इसका भी SI यूनिट ओम हो जाएगा। जो लिखने में इतना, समझाने में कितना कम समय लगेगा। दी रेजिस्टेंस ऑफर बाय इंडक्टर, इंडक्टर एक कॉइल होता है, इसी को L लिखा जाता है। दी रेजिस्टेंस ऑफर बाय इंडक्टर, किसी इंडक्टर के द्वारा एसी सर्किट में जितना रेजिस्टेंस उत्पन्न किया जाता है उसी को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। दी रेजिस्टेंस ऑफर बाय इंडक्टर इन एसी सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस।
उसको XL से लिखा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा L। अब है कैपेसिटी रिएक्टेंस, खाली कैपेसिटर बोल देना है। दी रेजिस्टेंस ऑफर बाय कैपेसिटर इन AC सर्किट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो 1/ω/C, दोनों का यूनिट ओम हो जाए, दोनों रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये ऐसा होता है सर्किट में, ऐसे होता है, इसका फॉर्मूला XC होता है, और ये इंडक्टर ऐसे होता है, ये L हो जाता है। तो इंडक्टर जो रेजिस्टेंस पैदा करेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस पैदा करेगा उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो अभी तक आपने क्या सीखा है समझ लीजिए। सबसे पहला टॉपिक है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सच मैग्नेटिक सब्सटेंस देयर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव एंड लार्ज, यही मेन बात है। पॉजिटिव और लार्ज होगा ना तो अट्रैक्ट करेगा किसको, मैग्नेट को। तो जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता हो, जिसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव और लार्ज होता हो, उसी को कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये किसका किसका है, आयरन का है, निकेल का है और कोबाल्ट का है। ध्यान दीजिएगा, जिस सब्सटेंस का हो गया बहुत हो गया।